गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, वर्ल्ड व्यू में हमने आपके सामने बहुत सारे मुख्तलिफ विषय पेश किए हैं और वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर अब आपके सामने हम जो कुंभ से जो हिस्टीरिया, हिंदू हिस्टीरिया निकल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जहां हो रही रोज़ाना की जो मौतें हैं उसके बारे में बात करना ज़रूरी है कि एक धार्मिक पागलपन के अंदर हमने अपना एक मिस मैनेजमेंट का एक नया मुकाम हासिल किया है। लेकिन किसी को फिक्र नहीं, कोई उसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता, कोई रिग्रेट नहीं करता, कोई उसके लिए अपना पद नहीं छोड़ता, त्याग पत्र नहीं देता है। किसी को शर्म नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरते हैं तो मर जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। 140 करोड़ हैं और उसमें अगर कुछ 100 200 500 हज़ार मर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा हिंदुस्तान तो महान है, हमारी तो गौरवशाली विरासत है, उसके ऊपर ज़िंदा रह लेंगे। लेकिन वो गौरवशाली विरासत भी कायराना विरासत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि हमें तो कोई गौरवशाली विरासत कहीं भी नज़र आती हुई दिखती नहीं है। दूसरा, हम बात करेंगे कि अब जो सऊदी का जो समिट है वो वास्तव में एक हकीकत बनता चला जा रहा है। और वहाँ पर इस समय पुतिन के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव साहब पहुँच गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी पहुँच गए हैं। हो सकता है जेलेंस्की भी वहाँ पर पहुँचे और कई और देशों की इस पर नज़र है। मुझे लगता है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र सऊदी अरेबिया के ऊपर है कि वहाँ से किस किस्म के रिजल्ट्स निकलते हैं, किस किस्म का आउटकम निकलता है। और तीसरा यह कि जो टर्किश ड्रोन्स हैं वो भी पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं और वो अपने आप में एक शायद एक ऐसा हथियार है जो आने वाले दिनों में भारत के लिए और कई और देशों के लिए जो पाकिस्तान के पड़ोसी देश हैं उनको, उनके लिए एक क्या कहते हैं कि सरदर्द पैदा कर सकता है। इसके अलावा एक कान जो फाइटर है उनका, जो कि स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर, जो उन्होंने उड़ा भी दिया 4 साल के अंदर। हिंदुस्तान तो बैठा हुआ है, कुछ करता नहीं है, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके कान फाइटर को भी पाकिस्तान को मिलने के चांस हो गए, तो ये पाकिस्तान के पास दूसरा 5th जनरेशन फाइटर होगा जो उसके पास आ सकता है। और साथ में ड्रोन्स की डील तो पहले उनके पास हो चुकी है, उनके पास ड्रोन पहुंच भी चुके हैं। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान को मिलने वाले इसी कान की। आज जो इसके बारे में, कान के बारे में मैं पहले भी आपको खबरें दे चुका हूं, लेकिन उससे पहले आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और आप हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, देखते हैं रोज़। और आज नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, रिकॉर्डेड वर्जन है, थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया गया है। पर कहीं ना कहीं आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ते हैं और आपके सामने ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचती है, वो भी हर रोज़ पहुंचती है, किसी एक आध दिन को छोड़ के हफ्ते में, तो आप उसका जिस ढंग से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी को स्वीकार करते हैं, उसकी विश्वसनीयता का स्वीकार करते हैं, उससे हमें हिम्मत मिलती है कि आपके सामने सच को रोज़ाना पेश किया जाए। तो पहली खबर आज ये है कि जो टर्किश जो ड्रोन्स के अलावा टर्किश 5th जनरेशन कान, अब वो भी ऑफर हो गया है पाकिस्तान को। ये अपने आप में एक अनूठी डील हो सकती है, क्योंकि भारत अभी तक 5th जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है, Su-57 ले या F-35 ले। लेकिन वो डील इतनी ज़्यादा महंगी है कि जो भारत को ही अंदर से खोखला बना सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान की भी गरीबी के हालात तो काफ़ी बुरे हैं, लेकिन ये कभी कभी ये नहीं समझ आता कि वो J-35 और कान अल्टीमेटली खरीद कैसे रहा है और ये जो पेशकश कैसे हुई है। टर्की के राष्ट्रपति जो थे एर्दोआन साहब, वो अभी पाकिस्तान के दौरे पर थे और उस दौरे पर जब उनकी शहबाज शरीफ से बातचीत हुई तो वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को ये स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन का कान जो है, टर्किश कान जो है, KAAN, तो KAAN, ये आप इसको देख भी सकते हैं, पहले मैंने इसके फोटोग्राफ वगैरह भी दिखाए हुए हैं। तो इसको पेशकश कर दी है कि आप इसको ले लीजिएगा। अब ये 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है और इसको टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने, टाई, उन्होंने इसको डेवलप किया है। 2024 में इसने पहली अपनी एक्सपेरिमेंटल उड़ान भरी थी। इसमें 2 इंजन हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के F110 हैं, जिससे ये ज़्यादा तेज़ गति और थ्रस्ट देने में सक्षम है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्पीड 1.8 मैक हो सकती है और इसकी लागत लगभग 100 मिलियन यूनिट पर है, यानी कि करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का एक प्लेन है ये, 1000 करोड़ का। अब पाकिस्तान ने J-35 का तो सौदा ऑलरेडी कर लिया है, वो उसको 40 प्लेन्स मिलने जा रहे हैं जो कि 2 स्क्वाड्रन या थोड़े से 2 से ज़्यादा ही हो जाएंगे।
लेकिन अब कमाल की बात यह है कि J-35 लेने के बाद पाकिस्तान और ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और ये इस समय कान को ले रहा है और कान का ऑफर भी आ गया है और कहा जा रहा है कि अगर F-35 से टर्की के कान की अगर हम कंपैरिजन करें तो ये F-35 और F-22 की तरह ही दिखता है, लेकिन ये अपनी टेक्निक पर बनाया गया है। इवन चाइनीज़ जो प्लेन्स हैं वो भी अपनी टेक्निक पे J-35 हैं और कान जो है वो भी है, लेकिन कान में जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक का अमेरिकन इंजन है। वो जानकारों का कहना है कि अगर ये डील हो जाती है, जैसे कि अभी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो गया है, तो पाकिस्तान के पास 2 इस समय स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे और 2-3 साल के अंदर अंदर, और भारत के लिए एक किस्म से परेशानी का सबब बनता चला जाएगा। पाकिस्तान कर्जे में तो है, लेकिन जो उसका मिलिट्री का जो एडवांसमेंट है, जो उसका मॉडर्नाइजेशन प्लान है, वो तो भाई बाहर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दुनिया में अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद में टर्की चौथा ऐसा वाहिद मुल्क बन गया है जो एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जो है उसको डेवलप कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने बताया था कि जो सबसे बड़े जो किलर ड्रोन्स हैं उनके, टर्किश किलर ड्रोन्स, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास हैं। और दुनिया में चाइनीज़ ड्रोन्स और टर्किश ड्रोन्स को बेस्ट माना जाता है। हालांकि ये अब ड्रोन्स में ईरान भी बहुत आगे निकल गया उस टेक्निक के अंदर, और अमेरिका जैसे देश और यूरोप जैसे देश पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन टर्किश ड्रोन्स को एक किस्म से एक बहुत बड़े वे में किलर ड्रोन के रूप में माना जाता है और उसकी जो सक्सेस स्टोरीज है वो भी बहुत बड़ी हैं। तो पाकिस्तान के पास अगर ये कान भी आ जाता है और ड्रोन्स तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उसके पास, तो एक किस्म से उनके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती हुई यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन आर्मी के जो आर्म फोर्सेस के जो मॉडर्नाइजेशंस हैं, वहाँ पर भारत इस समय पिछड़ता नज़र आ रहा है। चाइना से तो खैर बहुत पिछड़ चुका है, हम तो चाइना से ऑलमोस्ट अभी 1/4 भी नहीं रह गए हैं। जहाँ हमारे तो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर की बात हो रही है, वहीं चाइना ने तो ऑलमोस्ट 200 क्या कहते हैं कि J-20 जो चेंगडू हैं वो तो ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं उसके पास। तो चाइना का तो ऑपरेशनलाइजेशन भी हो चुका है, हमारे पास तो आए भी नहीं हैं। एक और इंडिया में चर्चा आजकल चल रही है कि जो एक मिथ बनाया गया था कि इंडिया को अपनी सेफ्टी के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए। कुछ एक्सपर्ट अब ऐसे आ गए कि 42 स्क्वाड्रन की बात बिल्कुल बेकार है और ये सब कहने की बातें हैं। अगर हमारे पास काम करने के लिए 18-20 स्क्वाड्रन भी हैं तो भी काम चल जाएगा, हम दो फ्रंट की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी के जो आईटी सेल्स होते हैं वो इस किस्म की अब खबरें फ्लोट कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि 42 स्क्वाड्रन की जो थ्योरी है वो बिल्कुल फ्लॉड है, वो आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर हमारे पास राफेल जैसे प्लेन हैं तो फिर हमें दूसरे बहुत बड़े नंबर ऑफ स्क्वाड्रन की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी ये जो मिथ होते हैं ना, यही इंसान के दुश्मन बन जाते हैं और हमारी देश की सुरक्षा जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इस किस्म की खबरें निकाली जाती हैं और ये खबरें निकल कर आ भी रही हैं। खैर, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, पहुंचानी आप तक ज़रूरी थी, तो आप तक पहुंचाई हमने। इसके बाद जो मैंने कहा कि सऊदी का जो समिट होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर दुनिया भर की नज़रें हैं। अब नेटो जो कंट्री है सारा का सारा, जहाँ पे करीब करीब 32 देश हो गए, लेटेस्ट स्वीडन उसमें आया था। अब यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि बिना अमेरिका के नेटो क्या करेगा। अमेरिका कहता है कि नेटो अपने खर्चे खुद उठाएं, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार नहीं हूँ। अब पूरे यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं क्यों लूँ, ये अमेरिका कहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिना अमेरिका के नेटो क्या है। तो फिर अगर नेटो यानी कि यूरोप को बिना अमेरिका के ही ऑपरेट करना है, अपने रिसोर्सेज पे ऑपरेट करना है पूरा का पूरा, तो फिर उन्हें अमेरिका की ज़रूरत भी क्या है। लेकिन अगर यूरोप और अमेरिका के बीच में खाई बढ़ जाती है तो आप यकीन मानिए पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी डिवाइड हो जाता है। अब मैंने सऊदी अरब के समिट की बात की है, यहाँ पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव साहब भी आ रहे हैं और साथ में मार्को रूबियो जो कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर वो भी आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 बड़े देशों के जो महाशक्तियां हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिलने के लिए सऊदी में जा रहे हैं और सऊदी के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट देश इस समय इमर्ज होकर आया दुनिया के नक्शे पर तो सऊदी अरेबिया है। लोग भी हैरान है कि सऊदी अरब को क्यों चुना गया। हालांकि इसमें यूएई ने भी कहा था, दुबई, अबू धाबी ने भी कहा था कि आप हमारे यहाँ समिट कर सकते हैं,
लेकिन सऊदी अरब के अंदर इस समिट का होना अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है सऊदी के लिए कि वो पीस मेकर के तौर पर उभर के आया है। मोदी जी के बारे में कहा जाता था कि मोदी जी तो पीस की साइड में हैं, पीस मेकर हैं, वो समझौता करा देंगे, युद्ध बंद करा देंगे, और पता नहीं कितने को पापा ने तो वार लड़ाई भी बंद करवा दी थी, क्या हो गया था, सब बातें निकल के आती थी। पर मोदी जी ने कभी कुछ किया ही नहीं, उनका कहना किसी ने माना नहीं। पर सऊदी अरब ने पीछे से सारा का सारा सीन चुरा लिया और पूरी दुनिया में अपना एक किस्म से रुतबा जाहिर किया कि देखिए मुझ पर, मेरे ऊपर तो अमेरिका भी यकीन करता है और मुझ पर रशिया भी यकीन करता है और चाइना भी यकीन करता है, क्योंकि चाइना के साथ तो उनकी बहुत बड़ी डील हुई है जो कि तेल के ऊपर है कि हम युआन के अंदर तेल खरीद सकते हैं, जो कि डॉलर से हटके थी। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में एक ब्रेक थ्रू था। तो अब यहाँ पर ये दोनों जो नेता आ रहे हैं, लावरोव साहब आ रहे हैं और साथ में मार्को रूबियो हैं, ये दोनों उस बैकग्राउंड को तैयार करेंगे जिसके ऊपर पुतिन और ट्रंप आकर हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि साइन करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि किस किस्म के समझौते यहाँ पर किए जाएंगे। जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की कहते हैं कि भाई आप नेटो को बाहर करके, यानी कि ईयू के देशों को बाहर करके आप ये समझौता कैसे कर सकते हैं, तो मैं कहाँ पर हूँ, आप मेरे लिए समझौता कर रहे हैं, तो क्या आपने मुझसे पूछा है क्या, क्या मेरा कोई अस्तित्व है क्या। उनका कहना है कि अमेरिका के बिना तो नेटो कुछ नहीं है, और अगर अमेरिका नेटो से बाहर होता है तो नेटो खत्म हो चुका है। पुतिन दरअसल 1/3 ऑफ यूक्रेन पे कब्जा ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन है, जहां पर 70% एक नेचुरल क्रिटिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो उसकी दौलत तो ऑलरेडी रशिया ने हथिया ली है। ट्रंप इस समय पुतिन के फेवर में नजर आ रहे हैं और जेलेंस्की के साथ नहीं है। यही दिक्कत है जेलेंस्की की। अब जेलेंस्की दरअसल मुझे लगता है कि परेशान इसलिए है कि उनको एक बात की गारंटी हो चुकी है कि ना तो यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाएगा, ना ही यूक्रेन को अभी ईयू में शामिल करने की कोई बहुत बड़ी गारंटियां दी जा रही हैं, ना ही अमेरिका यूक्रेन को किसी सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, ना ही वो यूरोपियन एक आर्मी को शांति सेना के रूप में रखना चाहते, उसकी कोई गारंटी है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो चल रही हैं जेलेंस्की को लेकर, वो एक तरफा चल रही हैं, और यहाँ से थोड़ा सा हमें बाहर निकल के ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन जेलेंस्की परेशान तो है, लेकिन बढ़ता हुआ रुतबा इस समय सऊदी अरेबिया का, जो मैंने आपसे पहला कहा, और इसमें जेलेंस्की भी जा रहे हैं वहाँ पर, इसमें तो कोई अब संदेह रह नहीं गया। तो लावरोव वहाँ पर होंगे, जेलेंस्की भी होंगे, मार्को रूबियो होंगे, और फिर उसके बाद में पुतिन और ट्रंप भी इसमें वापस आएंगे। अब क्या बातचीत होगी वहाँ पर, कैसे होगी, रियाद के अंदर किस किस्म के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं कि यूक्रेन का भविष्य क्या होगा, लेकिन भविष्य तो वही होगा जो ट्रंप और पुतिन चाहेंगे। अल्टीमेटली रशिया नुकसान तो बहुत सहन कर चुका है, पर कहीं ना कहीं युद्ध को खत्म होने पर बातचीत तो हो रही है। अब यूएस का जो प्रतिनिधि मंडल आ रहा है उसके अंदर तो मार्को रूबियो भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्स भी हैं, और एक विशेष रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ भी हैं जो रशियन रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत करेंगे। और ये सारी, मैंने कहा कि वो बैकग्राउंड तैयार करने जा रहे हैं। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव जो रशिया के हैं वो, और उनके एक और एडवाइज़र है यूरी उशाकोव, वो रियाद पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। देखते हैं, इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वहाँ पर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी बात की थी, जो कि यूएई के चीफ हैं। देखते हैं क्या होता है, पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं अब ख़ास तौर से इनके हाथ से तो निकलती हुई नज़र आ रही हैं। एक आखिरी खबर के रूप में हम आपके सामने आते हैं कि कुंभ का जो हिस्टीरिया है वो ख़त्म होने का नाम नहीं हो रहा, और रोज़ रेलवे स्टेशनों से जो भगदड़ की खबरें आ रही हैं, कभी पटना से, कभी नई दिल्ली से, प्रयागराज का स्टेशन यानी कि इलाहाबाद का स्टेशन जो है, संगम का स्टेशन, उसे 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। यानी कि हालात संभले नहीं जा रहे हैं, न संभाले जा रहे हैं। लोगों की मौत हो रही है, खाने पीने की कमी हो गई है, लेकिन एक हिंदू हिस्टेरिया पैदा किया गया है। हिंदू एक क्या कहते हैं ना कि एक उन्माद पैदा किया गया है, एक धार्मिक उन्माद पैदा किया गया है कि अगर आप कुंभ में नहीं नहाएंगे तो फिर समझो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब योगी आदित्यनाथ इन शब्दों का उपयोग करते हैं कि भीड़ का एक अलग मज़ा है,
मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को एक भीड़ तंत्र में कन्वर्ट कर दिया गया है। बल्कि पहले मैं कहता था कि इंडिया की लोकतंत्र था, लेकिन उसके बाद एक ठोक तंत्र में कन्वर्ट किया, लेकिन अब ये भीड़ तंत्र में भी आ गया। तो इंडिया अब भीड़ तंत्र भी है, ठोक तंत्र भी है। और भीड़ तंत्र को देख के इस टाइम इसको भी सफलता मानने कि हम इतनी भीड़ हमने जुटा ली है यहाँ पर, भले ही मिस मैनेज सही, लोग मरते तो मरे, लेकिन कोई बात नहीं, अल्टीमेटली हमको हिंदू वोट तो मिल ही जाएंगे। ये बात तो क्लियर कट निकल कर सामने आ रही है। क्या एक देश को कुर्बान किया जा सकता है हिंदुत्व के लिए? शायद यही हो रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग इतिहास से सबक तो लेते नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। वो सारे मुल्क जो धर्म की आंधी की चपेट में आ गए और बर्बाद हो गए। अब इसके बाद मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये जो धार्मिक उन्माद है, ये जो धार्मिक पागलपन है, ये आपको कुछ नहीं देगा। इससे आपकी दुनिया में ख्याति नहीं बढ़ेगी, बल्कि दुनिया में कंडमनेशन ही आएगा। और लोग हमें कोई एक सभ्य संस्कृति के रूप में या एक सभ्यता के रूप में नहीं जानेंगे, बल्कि एक धार्मिक उन्माद के, हिंदू उन्माद के रूप में, जिसको मैं पहले भी ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कह चुकी है कि एक हिंदू राष्ट्रवादी आतंकवाद का उदय हुआ है और ये दुनिया के लिए खतरा है। कहीं ना कहीं जो हिंदुओं के अंदर बढ़ती कट्टरता, वो यहीं से निकलती, यही वो रास्ते हैं जहां से उनको और कट्टर बनाया जा सकता है। लेकिन क्या किसी को फिक्र है? लेकिन क्या कोई सोचता है कि भारत का क्या होगा? क्या भारत बच पाएगा? क्या इस ढंग से अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तरीके से देश को चलाने की कोशिश करोगे, धार्मिक उन्माद पैदा करके, धार्मिक तालिबान पैदा करके, तो क्या उससे देश बचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। यही डर है हमारे अंदर, और ये डर वाजिब भी है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। उम्मीद है आपको पसंद आई। और हाँ, आपसे ज़रूर निवेदन है कि वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी मदद ज़रूर कीजिएगा। नीचे यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं हमने, और किसी एक को चुनकर अगर छोटी मदद करेंगे तो हमें हिम्मत के साथ आपके सामने आने में एक तरह से कहा जाए तो प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं आपसे विदा लेता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा सबके जो मेरे साथ आए हैं, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक ऑथेंटिसिटी को, एक सच्ची प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अंक के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट।